मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कुछ तो एग्जांपल्स कर लिए थे, कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें करने हैं अभी। सो PCl6 नेगेटिव, फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया था, लास्ट प्रोसीजर, वो क्या था कि हम एक सेट बनाएंगे। लास्ट क्लास याद है ना आप लोगों को? एक सेट बनाएंगे, उस सेट में कंपोनेंट्स लिखेंगे, then using few steps we can draw them. So let's draw the set, what it should be. 1 phosphorus, then 6 chlorine, then this negative means add an electron. ये है ऑपरेशन जो आपको करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था कि सेट लिखने के बाद आपको सोचना है सेंट्रल एटम कौन है। Central atom should be one which is biggest in size or most electropositive, otherwise least electronegative, or one which has highest valencies. In this case, phosphorus qualifies all the requirements, because when we see the position of phosphorus in the periodic table, below nitrogen you find phosphorus, and here you find fluorine, chlorine, bromine, iodine, like that. So phosphorus is left to chlorine, so it is electropositive and it is electronegative in this pair. So अगर आप कंपेयर कर रहे हैं P और Cl को, तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं P ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। After this step, the next point is to write the central atom. And we should write the central atom with its group numbers equal to dots. So this is a fifth group. So with fifth group there should be 5 dots. So I am going to put here 5 dots around this phosphorus. ये काम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि आप इसको यहाँ रखिए, और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के, जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरा प्रोसीजर जो होता है स्टैंडर्ड, उसमें क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को पहले जोड़ते हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने। जैसे इसके अंदर 5 है, इन सब में 7 है, 7 6 या 42 प्लस 5 47 एंड 148 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। और वो सब प्रोसीजर क्या है कि लेंदी है, तो उसकी जगह मैं जो मेथड यूज कर रहा हूँ उसमें इतना एफर्ट नहीं करना है। दिस कम्स बाय व्हेन यू डू द क्वेश्चन डे एंड नाइट, पूरे टाइम यही कर रहे होते हो तो ऐसे थॉट्स आते हैं, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। So the next one is that central atom, after central atom, put the peripheral atoms with their dots. So chlorine is 7th group element and there are 7 dots with chlorine. So there must be 7 dots like this. ये इसके 7 dots हो गए, हर क्लोरीन के हैं। अब इनको आप जोड़ लीजिए। But there are 6 Cl. I have to join one more Cl. But for that Cl there is no electron present in the phosphorus. So our job is not finished. अब हमें छठा Cl और जोड़ना है यहाँ पर, 6th Cl को। But हम वेट करेंगे कि क्या करें, यहाँ तो कुछ है नहीं। Then you will recall that there is a term add electron. So what I will do then, I will add an electron here. And then we'll join with the 7th electron. कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया PCl6 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ PCl6 नेगेटिव। अब यहाँ पर एक थॉट आपको एज ए कोलेटरल रखना चाहिए, बचाव के लिए रखना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी आपको रखना चाहिए। वो क्या है, जब आप सेकेंड रो में नहीं हो, सी व्हाट इज द फर्स्ट रो, सब लोगों को याद है, हाइड्रोजन। सेकेंड रो ये लोग सेकेंड रो हैं, थर्ड रो ये लोग थर्ड के हैं। सो जब आप थर्ड रो एंड बिलो में हैं, so there is a collateral that whenever required we can increase the octet. So since it has 6 bonds, so 6 to the 12 electrons will be there in phosphorus, so there is no problem, we can keep 12 electrons because it belongs to a third row. So we have revoked that collateral here to draw the structure. Hope you are getting. तो हमने यहाँ पे ये PCl6 का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो ये सारे स्टेप्स के थ्रू हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं।
अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बस ये यहाँ खत्म है, और ज्यादा कुछ है नहीं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू सॉल्व दिस. हाँ जी, वैलेंसी, थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे क्लियरली सुनने दो. कितने भी हो सकती है, 18 तक जा सकते हैं. जैसे मेरे पास जब हम जाएंगे आगे VSE पेयर थ्योरी में, so there are examples where you can go to 16 electrons, 18 electrons. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होती हैं, इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आप रख सकते हैं. फिर वहां पे एक थ्योरी आती है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN. EAN कहता है कि 18 ले आओ, बाहर 36 ले आओ, मतलब वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको ओपन करता है. बस आप तो याद रखो सेकंड रो नहीं, उसके नीचे के सारे एलिमेंट में जब भी जरूरत होगी हम एक्सपेंशन दे देंगे, एक्सपेंशन करेंगे. ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? नो. एक और एग्जांपल करते हैं. देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खूब सारे रूल्स के वेरिएशंस होते हैं, तो उसको कैसे पढ़ना होता है कि जैसे आपने पहली चीज पढ़ ली, अब जो नेक्स्ट रूल आएगा उसके लिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल चाहिए, वरना वो नेक्स्ट रूल उस पहले वाले एग्जाम्पल में फिट नहीं होता है. सो विथ एवरी डिफरेंट रूल आई विल प्रेजेंट वन डिफरेंट एग्जाम्पल. तो हर एग्जाम्पल में कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आपको मेंटली स्कैन करना चाहिए कि इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है. व्हेन यू डू दैट यू विल फील यस इट्स गुड. ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए उसे. वी आर गोइंग टू सॉल्व अ केस ऑफ IO2F2 माइनस. ये एक एनायन है, ठीक है, IO2F2 माइनस. थोड़ा सा इसको हम राइट करते हैं, इसके सेट को. क्या क्या लिखूंगा बताओ? I, यस, गुड. अब क्विकली मैं इसको अरेंज करना चाहता हूं. I, दिस इज I, देन O2, आई हैव टू राइट 2O2. तो मुझे इनको इसके पास लेके आना है, तो इसको मैं इतना रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं. सो आई कैन राइट 2O2 लाइक दिस अराउंड द I. तो मुझे क्या करना है यहां पर, प्लीज, दिस इज I, देन दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. आई विल पुट 2 ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन को कैसे रखना है? 6 इलेक्ट्रॉन के साथ. और हमें 3 ऑक्सीजन, हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए और 2 F चाहिए, सॉरी, तो मुझे 2 F यहां लेके आना है. सो दीज आर द 2 F. यू नो दैट विथ ईच F यू विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 ही F चाहिए मेरे को, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है. उसको कैसे करना है मैं अभी सोचूंगा, पर मैं दिमाग में रख रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है. फर्स्ट जॉब इज टू प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड. सबके साथ एक एक बॉन्ड एटलीस्ट हम बना लेंगे. ये बन गया. कितने लोग एग्री कर रहे हैं? थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिख दे देता हूं, जिससे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, या थोड़ी देर बाद भी लिख सकते हैं. सोच लेते हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना बाकी है. मैं यहां पे नेक्स्ट बॉन्ड इसका बनवा देता हूं, पाई बॉन्ड. ठीक है, फिर इसका भी एक नेक्स्ट बॉन्ड बनवा देता हूं, पाई बॉन्ड. अभी भी मेरे पास एक काम है, वो है ऐड इलेक्ट्रॉन. तो वो कहां ऐड करूं? हाँ, दैट इज द क्वेश्चन. और वहां आप ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन मुझे नई बात में सिखाने जा रहा हूं. वो ये है कि इस जो ऐड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करना है मेरे को, उससे पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन से कंपेयर करो. दिस इज पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन ऑक्सीजन, and yes, fine, the 3 elements are there, I, F and O. आपको पता है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये 8 से ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, और ऐड इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन दिखाऊं यहां पर कि किसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबसे ज्यादा एग्रेशन कौन शो करेगा? फ्लोरीन. फ्लोरीन शो करेगा. क्यों? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया कि किसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोरीन बहुत जोर से ताकत लगा के बोलेगा मुझे चाहिए. तो ठीक है, आप लोग
पर यहाँ प्रॉब्लम है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये मायूस हो जाएगा कि मैं तो ले ही नहीं सकता, मेरे पास तो 8 पूरे हैं। कितने लोग समझे इस बात को? नेक्स्ट पॉइंट फिर हम ले गए ऑक्सीजन से बात करते। ऑक्सीजन ने कहा मैं भी जो उम्मीदवार हूं, मेरा सेकंड नंबर आता है फ्लोरीन के बाद, मुझे दीजिए। फिर हमने पूछा आयोडीन से, बोला कि हाँ मैं इन तीनों के बाद आता हूं, मैं भी ले सकता हूं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है ना। अब हम क्या चाहते हैं, आयोडीन से पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने पे रखने की जगह है, तो आयोडीन कहता बिल्कुल है, मैं रख सकता हूं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सपोज वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मैं दे रहा हूं उसको मैं स्क्वायर से दिखा रहा हूं, ये उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पर अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कि मैंने इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आई को दिया है उससे ऑक्सीजन डिससेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन क्यों डिससेटिस्फाइड है? क्योंकि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो था, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का भी कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक मैकेनिज्म है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता था। वो मैकेनिज्म क्या था कि वो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। ठीक है, वो कहता है कि मुझे पाई बॉन्ड मत बनवाओ, मुझे आप इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि आप पाई बॉन्ड मत बनवाओ, और इसको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब तक इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। हमने अंडरस्टूड? तो आप कहोगे दोनों में से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? आंसर है दोनों ही करेक्ट स्ट्रक्चर हैं। और जब ऐसे मोर देन वन करेक्ट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं तो उनको हम एक टर्म से लिंक करते हैं, जो हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ उसका नाम बता रहा हूं, वो है रेजोनेंस। हम बोलेंगे ये दो पॉसिबल जो आंसर्स हैं दे आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डाई है, उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, मैंने ऐसे फेंका 6 आ गया, ऐसे फेंका 5 आ गया। अब 6 भी पॉसिबल आंसर था, 5 भी पॉसिबल आंसर है। सो मोर देन वन पॉसिबल आंसर जब हो सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के, एक ही मॉलिक्यूल के, तो उन पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स का जो लिंकिंग है, जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड, दे आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये बात कितने लोग क्लियर हो गई? बताइए रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या चीज है? व्हाट इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर? When we can represent a molecule by more than one valid Lewis dot structures, then we call these valid Lewis dot structures as resonance structures. ठीक है, तो यहां पे दो आंसर्स पॉसिबल थे, राइट। तो अब मैं आपको दोनों आंसर्स पे कहता हूं ये भी करेक्ट है, और ये जो अब मैं बनाने जा रहा हूं अब ध्यान दीजिए, मैं जो कहना चाह रहा था आपको, इसको तो हटा दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक पहले से था वो है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो यहां पर है। सो दीज टू आर वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दीज टू आर पॉसिबल करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। और काउंटिंग एक बार कर लीजिए, एरर नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है। इसको आयोडीन में चेक कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, that means there are 6 pair of electrons. So 6 pair of electrons exist with iodine and rest all are with the complete rotation. किसका एक्सपांशन हुआ बताइए? आयोडीन का। ठीक है, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन में नया क्या सीखा आपने? मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ये आपने नया सीखा है। ठीक है, स्कैनर रखिए अपने दिमाग में कि यहाँ क्या नया है, यहाँ क्या नया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वहां भी आप कुछ नया सीखोगे। लेट मी मेक इट साइलेंट। Well, here we shall learn three species together. One is NO2 dot, another is NO2 plus, one more is NO2 minus. ये जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूं एक्चुअली आपको 11th में किया, मतलब आपको आना चाहिए था। स्टैंडर्ड थ्योरी से बोलूं तो आप 11th पढ़ के आए तो ये सब पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए,
आई डोंट नो हाउ मच यू नो और डू नॉट नो, लेकिन अब इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला, ये लास्ट टाइम है, प्रॉपरली इसको कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। सो टेल मी, NO2 डॉट, NO2 प्लस, NO2 माइनस, 3 स्पीशीज मेरे पास है, मुझे इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि किसको सबसे पहले बनाना आपके लिए फायदेमंद होगा? NO2 माइनस को। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? जो आपका आंसर है उसको बोल रहा करो यार, ऐसे ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता है कि आप साइंटिस्ट थोड़ी हो, आप स्टूडेंट्स हो ना, अभी तो गलत हो सकता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? NO2 प्लस कितने लोग सबसे पहले चाहेंगे कि मैं बनाऊं? ओके, कितने लोग चाहेंगे मैं NO2 डॉट बनाऊं? ओके, क्या आप रीजन बता सकते हैं आपके मन में NO2 डॉट बनाने का थॉट क्यों आया? ठीक है, कोई बात नहीं, यस, ठीक है, कोई और थॉट? वेरी गुड, दैट इज द आंसर। कि आप चाहें तो उससे NO2 प्लस भी बना सकते हैं, NO2 माइनस भी बना सकते हैं। करना क्या होगा, ऐड इलेक्ट्रॉन करिए, माइनस पे चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, आप प्लस पे चले गए, तो दोनों उसके बाद डिराइव करना इजी हो जाता है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं NO2 डॉट को बनाऊं, NO2 रेडिकल को बनाऊं, ठीक है। अच्छा, अब सुनना प्लीज ध्यान से, कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता होता कि ये सब है क्या, ये तो कभी हमने देखा ही नहीं, ये कहां से आ गए, ठीक है। ये सब कैटायन एनायन है, जैसे मैंने इनको लिखा वैसे ही मैं आपको कुछ और भी लिख के बताता हूं। देखो, Cl माइनस, Cl प्लस, Cl डॉट, Cl, Cl2, ये सभी क्लोरीन के डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सभी एग्जिस्ट करते हैं, सभी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। मैं बोल के बताता हूं, इट इज कॉल्ड क्लोराइड आयन, इट इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन। जो भी कोई पॉजिटिव चार्ज किसी नॉन मेटल पे होता है तो उसके नाम के लास्ट में ओनियम आ जाता है, ओनियम। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम, ठीक है ना, ऐसे ये क्लोरोनियम, हाइड्रोनियम, ठीक है। तो वो बाद में बताऊंगा, तो बहुत सारी स्पीशीज होती है वैसी। फिलहाल ये क्लोराइड, ये क्लोरोनियम, इसको हम बोलेंगे क्लोरीन रेडिकल, इसको बोलेंगे क्लोरीन एटम, इसको बोलेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल। ऑल आर डिफरेंट लाइक दिस, these are also different। तो जैसे मैं यहां से यूज करता हूं वैसे इनको भी यूज करूंगा, इनके भी ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। अभी अभी हम इनकी बात करते हैं। इसका नाम है नाइट्रोनियम रेडिकल, इट इज NO2 रेडिकल, नाइट्रोनियम रेडिकल, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्राइट आयन, इनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनको बनाते हैं। सबसे पहले आप बताइए सेंट्रल एटम, ओके, सेट किसका बनाएंगे? N2 oxygen, and there are possible answers. You can have no electron, you can remove one electron, you can add an electron. Remove the electron here, add the electron here, and keep as it is without any change. So NO2, सबसे पहले मैं ये बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना। नाइट्रोजन, how many electrons? 5, very good, 1 2 3 4 5. Oxygen, how many electrons? 6, these are the 6 electrons. Another oxygen having equally 6 number of electrons. Now first thing is to make a sigma bond at least, we have done that. Second thing, look that if the central atom has made total 8 electrons, उसके 8 पूरे हो गए क्या? पेरिफेरल के 8 पूरे हो गए क्या? अगर हो गए हैं तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हुए, दोनों को जरूरत है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, सेंट्रल को भी जरूरत है, पेरिफेरल को भी जरूरत है, तो गो फॉर मल्टीपल बॉन्ड। तो मैं यहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हूं। कैन आई मेक द नेक्स्ट मल्टीपल बॉन्ड हियर? द आंसर इज यस। इफ आई डू दिस देयर विल बी ए प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन वुड बी 9th इलेक्ट्रॉन। कितने लोग समझे इस बात को? तो मैं क्या ये कर सकता हूं? क्या ये कर सकता हूं अभी? नो, ऐसा मैं नहीं कर सकता। रीजन, देयर आर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं फिर क्या कर सकता हूं? कल हमने उसकी थ्योरी देखी थी, दैट आई विल शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन, there are 2 electrons with nitrogen and oxygen has 1 2 3 4 5 6 7. So I will shift this electron into oxygen. By doing so, there will be a positive charge or N,
and there will be extra electron on O. That will be a negative charge. How many have understood? But there will be a problem. What is the problem? That despite having a plus and minus charges, whole NO2 is a neutral species. है अभी भी ये न्यूट्रल. ठीक है. अब केमिस्ट लोग या साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि चार्ज हमेशा किसी भी पार्टिकल पे उसके लिए समस्या का कारण हो जाता है. दैट कॉजेस इट टू बी अनस्टेबल. इफ चार्ज इज प्रेजेंट दैट मीन्स द स्पीशीज इज इन अंडर ट्रबल. स्पीशीज इज इन प्रॉब्लम. चार्ज होने का मतलब वो प्रॉब्लम में है. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? उस प्रॉब्लम को हमें हटाना है. तो केमिस्ट लोगों ने इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे एक थ्योरी दी. उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा होता है तो हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाएंगे. मतलब प्लस और माइनस का चार्ज पेयर दिखता है आपको, तो प्लस और माइनस हटा के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर दो वहां पे, उससे वो न्यूट्रल हो जाएगा. क्या बताया मैंने? बोलिए जल्दी से. प्लस माइनस को हटाकर, सो व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों को हटा देता हूं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सभी लोग जानते हैं कि एरो से शो होता है. सो आई विल मेक दिस लाइन एन एरो. मतलब अगले स्टेज पे मैं यहां पे एरो लगा दूंगा. ठीक है, कितने लोग समझे इस बात को? तो ये न्यूट्रल रहेगा. ऑलराइट. तो अभी मैं उस सिचुएशन पे जाने वाला हूं, पर फिलहाल मैं इसको प्लस और माइनस लिख के बताऊंगा. इससे इसका ऑक्टेट फिनिश्ड है. 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7th इलेक्ट्रॉन. 8 को एक्सीड नहीं हुआ और इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए. प्लीज ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्ट्रक्चर टफ माने जाते हैं. इसके 8 है, इसके 8 है और इसके 7 ही है, और इस पे एक प्लस माइनस का चार्ज पेयर है. Have you understood? This is the formula for NO2 dot. Have you understood? अब NO2 माइनस कैसे बनाएंगे बताओ? Add an electron to this and remove one electron from this. If I add an electron, it will become NO2 minus. Where should I add? Oxygen. These are the oxygens. And nitrogen has a pair of electron. डबल बॉन्ड हो गया. इधर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा इस पे शिफ्ट किया था. एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है. ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है. और मैं यहां पे दिखाऊंगा एक नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज. अब मैंने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है, ऐड इलेक्ट्रॉन, वो इसके साथ ऐड अप हो जाएगा. कितने लोगों को समझ में आया? सो व्हाट इज इट? इट इज NO2 minus. I have added an electron. Okay, let me remove the electron. If I remove this electron, what will be there? And there is no electron present. Plus minus is present as usual. So there are 3 Lewis dot structures. It represents NO2 plus, it represents NO2 minus, and this represents NO2 dot. तो समझ में आ रहा है? कितने लोग क्लियर हो गया? क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से? उस क्वेश्चन में नया क्या सीखा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, which was not there in the previous 2 examples. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने ड्रॉ नहीं किया इस वक्त. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बताया. मैंने ये बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यहां से जंप आउट होगा थोड़ी देर के बाद. ठीक है, जब जैसे मैं इनको कूपर स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता के वो प्लस माइनस की प्रॉब्लम को हटा दूंगा. समझ में आ रहा है? और प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया? वरना नाइट्रोजन का ऑक्टेट 9 इलेक्ट्रॉन का होने जा रहा था, तो नाइट्रोजन को सेटल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को मुझे O पे शिफ्ट करना पड़ा, और वो शिफ्टिंग विद इन मॉलिक्यूल हो रही है. तो नाइट्रोजन पे तो आ गया प्लस चार्ज, O पे आ गया माइनस चार्ज. ठीक है, हाँ, आपको लगता है ये आप खुद से बना सकते थे? कितने लोग फील करते हैं खुद से बना सकते थे? गुड गुड. हाँ जी, 2 पॉजिटिव चार्ज लगाए होंगे. नहीं लगाया तो
मेरी एरर है, ये रहा, और उस पे एक नेगेटिव यहां आना चाहिए, बिल्कुल लगेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम चार्ज नहीं लगाते, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर डजंट से कि यहां चार्ज लगाओ, वो तो कहता है डॉट लगाओ बस, एटम और डॉट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं चार्जेस दिखा रहा हूं आपको। जैसे यहां देखो, यहां मैंने कहीं चार्ज दिखाया क्या आपको? नहीं दिखाया। वहां जो चार्ज मैं दिखा रहा हूं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो स्टैंडर्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लीज सभी ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं दिखने वाले हैं, ये नहीं दिखेगा आपको, एग्जामिनर नहीं देगा आपको, और ये भी नहीं दिखेगा, और ये भी नहीं दिखेगा। अब ये इनके करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन चार्जेस हमको खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हम बता रहे हैं। हाँ, इसलिए वो कम है ना, इलेक्ट्रॉन कम है। मैंने कहा था आपसे कि 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम तो हो सकते हैं। जैसे बोरोन का केस बताया था कि बोरोन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, 8 नहीं रखता। नहीं याद है? याद है ना? ओके, यहां तक कितने स्टूडेंट्स को क्लियर है? 3 अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हमने लिए जिनमें ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लोरीन वाले केसेस लेके बताता हूं। ऑल्दो दीज आर सिंपल बट स्टिल वन शुड नो। देखिए, सबसे पहले क्लोरीन में अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्लोरीन का एटम है, नॉर्मल एक एटम है, इसको हम बोलेंगे क्लोरीन एटम। अब लिखने का हम बाद में कर सकते हैं, पहले तो आप इसको समझो। ठीक है, मुझे इससे क्लोरीन प्लस बनाना है, क्या करूंगा? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एंड आई विल कॉल दिस एज Cl प्लस। ओके, मुझे इससे Cl माइनस बनाना है, क्या करूं? तो ये हो गया Cl माइनस। ओके, अब ये Cl एटम है, मुझे इससे Cl रेडिकल बनाना। अक्सर Cl रेडिकल को ऐसे सिंबलाइज करते हैं। तो फिर क्वेश्चन है कि Cl रेडिकल में तो कुछ किया नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया। जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां भी है। फिर सवाल उठता है कि एटम में और रेडिकल में डिफरेंस क्या है? फिर हम एक नया नाम क्यों बोल रहे हैं इसको? आपको समझ में नहीं आई बात? मैंने जो क्लोरीन एटम के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है वही क्लोरीन रेडिकल के लिए भी बनाया है। तो सवाल उठता है फिर एटम और रेडिकल में डिफरेंस क्या है? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए ध्यान से। कोई भी बता सकते हैं? Cl एग्जैक्टली, वो बन गया। मैंने आपकी बात मान ली। मेरे एक हाथ में क्लोरीन रेडिकल है, Cl के अबाउट 7 डॉट्स, दूसरे हाथ में क्लोरीन एटम है, Cl सिंबल के अबाउट 7 डॉट्स। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? फिजिकली क्या डिफरेंस है? हाँ बोलिए। हाँ, और रेडिकल? रेडिकल भी न्यूट्रल है। ये Cl 7 डॉट्स के साथ यहाँ, ये Cl 7 डॉट्स के साथ यहाँ, दोनों ही एक जैसे हैं, फिर भी दोनों में मैं अलग अलग नाम बोल रहा हूं उनका। क्या रीजन हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, एक सेकंड, आप बताइए। वेरी गुड, दैट इज आंसर। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं क्लास में। इसके अंदर, क्लोरीन के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी सेटल्ड एज 2, 8, 2, 7। आपको 17 चाहिए तो 2, 8, 7 उस फॉर्म में जाएगा। और ये सारे 7 इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम पॉसिबल एनर्जी पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, 8 यहां पे, 7 यहां पे। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर हो गया? लेकिन जब हम क्लोरीन रेडिकल की बात करेंगे तो आपको पता है इसके ऊपर भी हायर एनर्जी लेवल्स हैं। तो इसमें से कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन, ये वाला कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी लेवल पर होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, बॉल यहां पड़ी हुई है ग्राउंड पे, ठीक है, और मान लो मैं बॉल को हिट करता हूं तो वो ग्राउंड के अलावा यहां भी आ जाती। इस स्टेज में और उस स्टेज में क्या डिफरेंस है? एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। बॉल फिजिकली तो सेम है ना,
जो बॉल का स्ट्रक्चर है, जो उसका अपीयरेंस है, जो उसकी स्टिफनेस है, वो जितना वो यहाँ पर है उतने वो वहां पे भी है। कोई अंतर तो है नहीं उसमें। अंतर किस जगह पे? बॉल बॉल नहीं, बॉल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी की वजह से डिफरेंट है। वहां पे एनर्जी जो उससे एसोसिएटेड है वो कम है, यहाँ पे जो एनर्जी उस पर एसोसिएटेड है वो ज्यादा है। हमें अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए, क्लोरीन को अगर मैं रेडिकल बोलता हूं तो उसका क्या मतलब हुआ? वो क्लोरीन एटम है जिसके पास एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, और क्या होगा? इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम पॉसिबल लेवल पर है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं, उन इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी के डिफरेंस की वजह से हम रेडिकल और एटम को अलग अलग डिनोट करते हैं। हमने अंडरस्टूड? क्लियर? मैंने क्या बताया? बॉल ग्राउंड पे है तो एटम है, वही बॉल अगर इस हाइट पे आ जाए तो क्या हो गया? रेडिकल है। सो रेडिकल और एटम का फंडामेंटल डिफरेंस है एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी के अलावा उनमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है? एक बुलेट जो है वो यहां रखी हुई है और पिस्टल में डाल के हमने शूट कर दी तो वो दोनों बुलेट अब डिफरेंट बिहेवियर शो कर दी। जो रखी हुई है उससे हमें कोई खतरा नहीं है, पर जिस बुलेट को शूट किया उसके सामने आ गया तो बहुत बड़ा खतरा है। एग्री? तो है तो दोनों बुलेट। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है? एक्चुअल में दोनों सिचुएशन है। यू कैन डिलिबरेटली गिव द एनर्जी और इट कैन हैपन इन सम केमिकल प्रोसेस। जैसे हमने क्लोरीन को धूप में रख रखा है, या नेचुरली जो क्लोरीन सनलाइट से एक्सपोज हो गई, अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो फिर उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं, फिर वो क्लोरीन रेडिकल हो गया। सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन एनर्जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड रेडिकल। ठीक है? Chlorine atom, there is difference. Come to next. What is chlorine molecule, which we call dichlorine? Chlorine molecule का दूसरा नाम है dichlorine. कैसे बनाया जाएगा? इस तरीके से, ये dichlorine है, इसको हम बोलते हैं Cl2. This is dichlorine and called Cl2. Chlorine atom हर तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी से इंड्यूस नहीं होता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैच होती हुई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट स्टेज पे जंप करके जा सकता है। मैचिंग नहीं होगी तो यूज नहीं करेगा उसको। तो जैसे मान लो मैंने क्लोरीन कंटेनर लिया या क्लोरीन का एटम लिया, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा वो, उसको मैंने बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर में डार्क में रख रखा है, एटम की फॉर्म में रहेगा। ठीक है? तो क्लोरीन एटम लेना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। अब मुझे बताओ इन सब में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में क्या था, क्या सीखा आपने? एक्सपेंशन कहां पे पॉसिबल है? दूसरे में क्या सीखा? तीसरे में क्या सीखा? यस, हम चार्जेस लगा के उनकी सिचुएशन को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब ये NO2 वाले क्वेश्चंस बड़े टफ होते हैं, एग्जाम में भी आ चुके हैं कई बार। नॉर्मली स्टूडेंट नहीं बना पाते जब तक नॉलेज नहीं हो। अब आपके पास नॉलेज है। लास्ट वाले केस में रेडिकल, एटम, एनायन, कैटायन, ये सब के बारे में हमने देखा। ठीक है? तो आपको लिखना है, अब इसे लिख लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। उसी के जैसा एक आपको एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूं, हाइड्रोजन एटम पे। तो क्या आप इससे पॉसिबल एंटिटी को डिराइव कर सकते हैं? हाइड्रोजन एटम, टेल मी, इफ आई रिमूव द इलेक्ट्रॉन व्हाट इट वुड बी? H without electron, that would be called as H plus, right? This is 0, there are no dots, no dots. Okay, then अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं then it is called hydride anion, H minus anion. Okay, मैं एक H डॉट के साथ दूसरे H डॉट को ज्वाइन कर दूं, डाइहाइड्रोजन H2, और उसी के एनर्जी लेवल को रेस कर दो, हाई एनर्जी इज एसोसिएटेड टू इट, व्हाट वुड आई कॉल? रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल। तो जैसा हमने क्लोरीन के लिए किया वैसा हम और एंटिटीज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं आपको एक ऑलमोस्ट एक लास्ट केस पे हम जा रहे हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाऊंगा, दैट इज फॉर्मल चार्ज, जो इसका प्योर एप्लीकेशन है।
ठीक है। अब जिसमें मैं जा रहा हूं वो है एजाइड आयन पे। एजाइड आयन जेई का बड़ा फेवरेट मॉलिक्यूल है, इस पे 2 या 3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। एजाइड के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, और हो सकता है आप ना जानते हो, तो मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल को लेता हूं, वहां से क्लियर कराता हूं। आपने सुना होगा कार्स में एयर बैग होती है। ये एयर बैग क्या करती है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये इन्फ्लेट हो जाती है, उससे हमारा जो स्टीयरिंग से हेड कोलिजन होता है वो रुक जाता है, और हेड अगर कोलाइड नहीं होगा तो हम लोग सेफ रह सकते हैं। ठीक है। ब्रेन के साथ एक प्रॉब्लम है, उसको आप समझिए। ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है, मतलब आपने देखा होगा कई पिक्चर्स के अंदर कि ब्रेन को ऐसे हाथ में दिखाते हैं। रियलिटी यह है कि अगर एक ब्रेन को हाथ में ऐसे रखेंगे तो इनके बीच में से बह के निकल जाएगा। ठीक है। ब्रेन में काफी फ्लूइड कैरेक्टर होता है, इट्स नॉट ए सॉलिड मास कि आपने हाथ में रखा तो हाथ में रह जाएगा, वो इसमें से गिरने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ब्रेन में काफी फ्लूइड कैरेक्टर है। हमने घर में कर्ड देखा है, दही। दही को ऐसे रखेंगे तो रहेगा क्या, तो बह जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो होता क्या है, स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है इसमें सब न्यूरल कनेक्शंस, छोटे छोटे जो न्यूरल सेल्स हैं वो कनेक्टेड है, और उनका जो सर्किट है वही हम है। What we are, our personality is basically this circuit. Now all different minds, different circuits exist. ठीक है। एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है कि कोलिजन से एक नॉर्मल मूवमेंट से इसका शेप या इसका न्यूरल कनेक्शन नहीं बिगड़ता, इतना वो कंसिस्टेंट है। लेकिन ऑल ऑफ सडन बहुत तेजी से कोलाइड होगा तो इसके जो न्यूरल कनेक्शन है वो सब डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, बहुत सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही बहुत सारे डिस्कनेक्ट हो गए, जो ऑटोनॉमिक फंक्शन है बॉडी के, जो अपने आप होने वाले फंक्शन, जैसे हार्ट बीट का चलना, आप थोड़ी चला रहे हो, तो अपने आप हो रहा है। सांस लेने का काम है, आप सोते रहो तो भी सांस तो चलती रहेगी। ये सब ऑटोनॉमिक फंक्शंस है। ये जो फंक्शंस होते हैं ये बंद हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और उससे फिर डेथ हो जाती है। क्लियर? तो सडन कॉलिजन से ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस ब्रेक होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं कि मैं अगर जाके इसको ऐसे ऐसे टकराऊंगा तो मेरा सब, ऐसे नहीं होने वाला है। वो कॉलिजन का एक लिमिट है, उससे ऊपर कोलाइड होना चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो कार में क्या होता है, आप अगर कार में जा रहे हैं सपोज, या किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में जा रहे हैं, आप 2 व्हीलर में तो एयरबैग नहीं लगा सकते, पॉसिबल, आई डोंट नो अगर है तो भी। आप ऐसे गए, जैसे इसमें कोलाइड हुए तो जो बॉडी है इसकी कार की वो तो रुक जाएगी, और न्यूटन्स का जो इनर्शिया वाला लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप तो कांस्टेंट नहीं रहने वाले, आप भी अभी भी उसी मूवमेंट में आगे जाएंगे और बहुत तेजी से जाके इसे टकरा जाएंगे। टकराते ये जो फिनोमिनन मैंने बोला ये क्रिएट हो जाएगा। अब इससे कैसे बचें, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, इससे कैसे बचें? तो साइंटिस्ट के सामने चैलेंज है। सीधी सी बात है कि टकराने से पहले अगर यहाँ एक तकिया रख दिया जाए, एक पिलो रख दिया जाए, और पिलो बहुत सॉफ्ट हो, तो ये काम हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि ये पिलो कौन लेके आएगा उस टाइम? तो कोई एंजल वेंजल हो आसपास तो लाके रख दे तो बात अलग है, या अपन भी पिलो साइड में रखे, टकराने का जैसे ही लगा उठा के रख दें। दिस इज ऑल नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एयर बैग को डिजाइन किया। एयर बैग का डिजाइन कैसा है? बहुत सिंपल है। उसमें उन्होंने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया, केमिस्ट्री को अप्लाई किया उसमें। दैट सब्सटेंस इज सोडियम एजाइड, NaN3। व्हाट इज NaN3? NaN3 is actually a salt, Na and N3 minus. व्हाट इज दिस N3 माइनस? इतना सारा लिखा हमने, नाइट्रोजन के बारे में सुना है, N3 माइनस के बारे में क्या अभी कभी सुना नहीं है। तो देखते हैं N3 माइनस क्या है। N3 माइनस एक्चुअल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, एक N2 मॉलिक्यूल है, उसका ये फॉर्मूला है। मैं नहीं कहता कि आप इसे याद करो, पर इसको समझो। होता क्या है कि ये सब्सटेंस को जैसे ही हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, ये नाइट्रोजन जो इसमें प्रेजेंट है ये सब ब्रेक हो जाता है, ये बन जाता है N3 माइनस, और N2 के अंदर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, अगर मान लो मैं 1 मोल N2 गैस का वॉल्यूम आपसे पूछूं, सब लोग बता सकते हैं 22.4 लीटर से STP पे। ठीक है। अभी जो टेम्परेचर है इस पे से थोड़ा कम होगा, और इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और थोड़ा और गर्मी के दिनों की बात करोगे तो थोड़ा और ज्यादा होगा।
पर एक बात क्लियर है कि अबाउट 22 से लेके 25 लीटर के आसपास कहीं। अब 25 लीटर कितना होता होगा, आप सोच के देखिए। 25 लीटर का मतलब है एक नॉर्मली जो बैग हम उठाते हैं कपड़े रखने के लिए और ट्रैवलिंग पे जाते हैं, आपके और आपके पेरेंट का, दोनों लोगों के कपड़े आ जाएं, इतना जो बैग होगा वो बैग अबाउट 25 लीटर का है। या 5 लीटर का आपने पेट्रोल का वो केन देखा होगा, उस तरह के 5 केन को अरेंज कर दो तो 25 लीटर हो गया। मतलब इतना मान लो, इतना ये जो साइज है ये आपका 25 लीटर है। एक बकेट 15 लीटर का होता है, 2 बकेट के बराबर मान लो, सबसे इजी है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अब आपको 2 बकेट के बराबर नाइट्रोजन गैस को भरना है। प्लीज सुनना इधर ध्यान से। मैं इसका 1 मोल लेता हूं, किसका? Na(N3) का। जरा इसका मास निकालते हैं। Na का कितना एटॉमिक वेट है? 23। 3 नाइट्रोजन है, 14 3 जा 42, एड अप 65 ग्राम। 65 ग्राम, जस्ट 65 ग्राम। 65 ग्राम का मतलब है कि ये जो डस्टर है इसको मैं यहां से काट दूं, ये जो पीस निकला ये अबाउट 65 ग्राम होगा। Na(N3) का सिर्फ इतना सा मास चाहिए हमको, और वो स्टीयरिंग का जो बीच में जो पार्ट होता है, होलो पार्ट, उसके अंदर डाल सकते हो, बस इतना सा चाहिए। एक मैच बॉक्स के बराबर सॉलिड Na(N3) चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? अब Na(N3) का बिहेवियर क्या है कि ये Na(N3) में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर हम लगा दें, थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो ये टूट जाता है, टूट के N2 में बदल जाता है। इसका मतलब हमारे पास एक मैकेनिज्म आ गया कि अगर हम सॉलिड Na(N3) के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो ऑल ऑफ सडन N2 के बड़े वॉल्यूम में बदल जाएगा। सॉलिड से गैस में जाने का मतलब है वॉल्यूम को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करना। तो मेरा टाइम लग रहा है इसके अंदर, आपका भी लग रहा है, लेकिन हमको सीख रहे हैं, सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दैट। तो मैंने आपको बताया Na(N3) जो सॉलिड है इतना सा, और उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की उससे जो वॉल्यूम बना वो इतना बड़ा। जैसे परफेक्ट मैकेनिज्म कि ऑल ऑफ सडन हम वहां पे वो पिल्लो ला सकते हैं। ठीक है, करना क्या होगा? Na(N3) को स्टीयरिंग में रखिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। गॉट इट? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? वो इतना सा वॉल्यूम जो था वो ऑल ऑफ सडन गैसेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें टक्कर से बचा लेगा। तो क्वेश्चन, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेंगे? स्विच रखेंगे कि टक्कर होने जा रही है, स्विच दबाओ, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। सब कुछ ऑटोमेटेड होना चाहिए, ह्यूमन पे डिपेंडेंट हम रह नहीं सकते, मालूम है बड़ा खतरा है। स्विच नहीं दबाया उसने तो अपन तो गए। खतरा है नहीं है? आप लोग बहुत ज्यादा मैच्योर्ड स्टूडेंट, यू विल नेवर एंजॉय द लाइफ। आई नो वन थिंग, इतनी बार मैं बोल दिया हूं, क्लास में थोड़ा सा फ्री माइंड बैठो, बच्चों की तरह बैठो। क्या बड़े बड़े लोग बन के आ गए इधर। उसका क्या तरीका है? इन्होंने एक डिवाइस को डेवलप किया। वो डिवाइस क्या है कि एक स्प्रिंग लेते हैं इस तरीके की, और स्प्रिंग के यहां पे एक आयरन का बॉल लेते हैं, हैवी आयरन बॉल, और यहां पे एक कॉन्टैक्ट स्विच लगा देते हैं इस तरीके से, इस जगह पे ऐसे मान लो। क्या होगा? जैसे ये स्प्रिंग दबेगी, ये कॉन्टैक्ट, ये आयरन बॉल यहां पहुंचेगी और इन कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर देगी और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? क्लियर? अब फिजिक्स आपने पढ़ी है, स्प्रिंग कांस्टेंट आप जानते हैं, कितना फोर्स आप लगाएंगे तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कोलिजन में 60 किलोमीटर की जिस स्पीड से कार जा रही है उसको ऑल ऑफ सडन रोकेंगे तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा, उससे कितना फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स को स्प्रिंग पे लगाएं तो कितना डिस्प्लेस होगा, सब कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर वो डिस्प्लेस होगा तो ये कॉन्टैक्ट कैसे ऑन होगा, कितनी स्पीड पे आपको कोलिजन होने पे से बचाना है, उस स्पीड को रख के ये सारी कैलकुलेशन करते जाओ। तो आप ऐसे स्प्रिंग निकाल लेंगे, उस स्प्रिंग के आगे वो आयरन बॉल रख दो, कॉन्टैक्ट स्विच लगा दो। कितने लोग समझे? तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने में जो टाइम लगता है दैट इज पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रिगर होता है दैट इज अबाउट 0.015 सेकेंड, वेरी स्मॉल टाइम। तो इसके पहले कि आपका सर घूम के यहां तक पहुंचे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसके पहले ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, N2 बन जाती है, वो इनफ्लैट हो जाता है, तो आप बच गए। कितने लोगों को समझ में आ गया? है ना अच्छा मैकेनिज्म? राइट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो मैजिक हो रहा है ये सारा इस एजाइड की वजह से हो रहा है।
अब एजाइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप याद रखिए नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड उसका लाइन स्ट्रक्चर ये है। मैं इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर अभी बनाऊंगा, पर आपकी मेमोरी में डालने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसका लाइन स्ट्रक्चर ये है। इसमें एक न्यूट्रल नाइट्रोजन होता है, एक पॉजिटिव नाइट्रोजन होता है, एक नेगेटिव होता है, हर तरह के नाइट्रोजन इसमें, इसीलिए मैजिक कर रहा है। और देखिए अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। दिस इज N3। अब आप कहोगे आपने पहले तो कुछ और बनाया था। बिल्कुल मैंने कुछ और बनाया था, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। अगर मैं एक से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता हूं, एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकता हूं, तो उन्हें क्या बोलूंगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये जो मैंने बनाया था और ये जो बनाया, ये दोनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये है हाइड्रोजोइक एसिड। अब प्लीज ध्यान देना, मैं यहाँ पे एजाइड आयन के दो स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहा हूं। एसिड से प्रोटॉन हटा दूंगा तो आई विल गेट 2 यूनिट्स ऑफ एजाइड। फर्स्ट एक तो ये रहा, ये लाइन तो ड्रॉ करनी नहीं है मुझे, सिर्फ और सिर्फ डॉट्स बनाने। ये बन गया एजाइड आयन का पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है। दो स्ट्रक्चर्स हैं एजाइड आयन के। अब आप जज कर सकते हैं मैंने क्या किया होगा। इतना तो आपको सिखाई दिया ना, क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो दोनों क्या है आपस में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसको और आप लिख लीजिए, एजाइड आयन। यू राइट फॉलोइंग वर्ड्स प्लीज लिसन। एक तो लिखो हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 10 बार और अभी पूछ सकते हैं, स्टूडेंट गलत करेंगे ही जब तक वो सीखते नहीं। हाइड्रोजोइक एसिड नंबर 1, राइट दैट। नंबर 2, राइट एजाइड आयन। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एजाइड आयन। इधर ना 2 और वहां लगा दीजिए आप, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, यहां भी 2 लगाइए, 7 8। इसको प्लीज 2 और लगा दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गए होंगे, नहीं? हाँ, तो नहीं हुआ तो आपके लिए खूब अपॉर्चुनिटी है। अभी हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज, दैट इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम उस पर जा रहे हैं, देखिए। लेकिन आप सब लोग परमिट करें तो हम जाएंगे। किसी को भी अभी ये लग रहा है कि नहीं सर मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं आया और आप तो टॉपिक स्विच कर रहे हो, तो मुझे बताइए कितने लोग सीख गए? गुड। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज इट? फॉर्मल चार्ज क्या है इसको समझने की कोशिश करो। देखिए, एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज है नहीं। उसके बाहर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाहर वाले शेल में फिर इलेक्ट्रॉन्स है। लुईस ने ये बोला था कि जो न्यूक्लियस है और उसका जो इनर शेल है, इनको मिला के उसने एक नाम दिया था कर्नल। ये इसका कर्नल है। कर्नल के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेना देना पॉसिबल है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में डिस्टर्बेंस आ जाता है, और जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होने चाहिए थे, कई सिचुएशन में वो इक्वल नहीं होके ज्यादा कम हो जाते हैं, और ज्यादा कम होते ही उनपे चार्जेस आ जाती हैं।
ठीक है, इन चार्जेस को हम डिफाइन करते हैं एज ए फॉर्मल चार्ज। प्लीज ध्यान देना, एक एटम के साथ साथ क्या क्या हो रहा है। एटम के साथ ये हो रहा है कि उसके न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त वो एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है। कैटायन बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एनायन बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन को कितना सारा अप एंड डाउन हो रहा है। इतना सारा अप एंड डाउन होने के बाद फाइनली उस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है या डेफिशिएंसी है, ये बताने का काम करता है फॉर्मल चार्ज। हमने अंडरस्टूड परफेक्टली। ऐसे सोचो मेरे पास 100 रुपीज है, मैं 100 रुपीज लेके सुबह बिजनेस करने निकला। मैंने मार्केट में जाके कोई चीज खरीदी, उसे मान लीजिए 10 रुपए की एक रजिस्टर खरीदा, उसे स्टूडेंट को 11 रुपए में बेचा। शाम तक 10 रजिस्टर खरीद के 10 रजिस्टर सुबह खरीदे, शाम तक 10 बेच दिए, 11 रुपए पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने लोग समझे? अगले दिन फिर गया, वहां से 10 रजिस्टर खरीद के लाया 100 रुपए के और बेचने लगा। ठंड की वजह से स्टूडेंट दिख ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में आके शाम को दो या 3 स्टूडेंट को मुझे 9 रुपए पे वो रजिस्टर बेचने पड़े। तो क्या हो गया? वो लॉस। तो ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूं, इस स्टोरी का ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट निकालूं, कुल मिला के बहुत बार बेचा खरीदा सब कर दिया, लास्ट में क्या हुआ कि आपके पास 100 से ज्यादा रुपए हुए, कम हुए। दैट सिमिलर सिचुएशन इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल चार्ज से कुछ फायदा होता भी है या हम ऐसे ही दिखाने के लिए चार्ज लगा देते हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया जाता है। कितने लोग समझे इस बात को? फॉर्मल चार्ज के बहुत सारे और एप्लीकेशंस हैं, केमिस्ट उसके काफी सारे फायदे उठाते हैं, आप भी उठाओगे, थोड़ा सा आगे चैप्टर्स में जाएंगे जब। तो ऑब्वियसली अगर इसे क्विकली निकालना है तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला मेथड तो काम का नहीं है, क्योंकि इसमें काउंट करने बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 अप्रोच है फॉर्मल चार्ज निकालने की। पहला है कि हम तसल्ली से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक फॉर्मूला लगा के उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और दूसरा है कि हम कुछ एरो लगाएंगे, एरो लगा के ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कैसे होता है। तो 2 मेथड्स हमारे पास है, दोनों मेथड एक एक करके आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओके, बिफोर दैट फॉर्मल चार्ज के लिए हम एक फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो इस तरीके से, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू ग्रुप नंबर माइनस लाइंस, ये मेरा फॉर्मूला है, और डॉट्स। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बुक्स में आपको मिलेगा वो है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू ग्रुप नंबर माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस रिप्रेजेंट्स फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब इसका केस देखिए। एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने लाइन माइनस डॉट जो दिखता है उसी को यूज कर लिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग, द फॉर्मूला। सेकेंड थिंग, लेट्स सी सम एग्जांपल। मान लीजिए आपको NH4 प्लस या NH4 का फॉर्मल चार्ज निकालना है, इस पे एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है। हमेशा फॉर्मल चार्ज एटम का होता है, मॉलिक्यूल का नहीं होता है। तो मान लीजिए मैं आपको यहां एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, N पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। इस कंडीशन में पहले सीधे बैठो, पढ़ने का मन नहीं है मत आया करो, मेरा पढ़ाने का मन है मैं इसलिए आके पढ़ा रहा हूं। मैं आपको सुस्त दिखूं तो बोलोगे सर नहीं मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मैं मेरी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, प्लान तरीके से पढ़ा रहा हूं, बहुत सिस्टमेटिकली, जैसे आप हैं आपके हिसाब से प्रेजेंट कर रहा हूं। तो मुझे इसका N का फॉर्मल चार्ज चाहिए, कैसे निकालूं? फॉर्मूला मुझे क्या सजेस्ट करता है वो देखो। सबसे पहला काम यह है कि बेटर है कि मैं ये चेक करूं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वैलिड है या नहीं है। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ये तो आपकी मास्टरी हो चुकी है। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से नाइट्रोजन में बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे और सारे हाइड्रोजन में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। ऑक्टेट को एक्सपांड हमने नहीं किया, परफेक्ट है ये। तो इसलिए हमने इन क्रॉस को कूपर स्ट्रक्चर में लाइन के फॉर्म में दिखाया। ठीक है, अब आप सोचिए कि मुझे इस पे N पे चार्ज चाहिए। मैं इस फॉर्मूले को रिकॉल करता हूं। ग्रुप नंबर हमें पता है, हाँ, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यस, ये 5th ग्रुप है। तो इसका मतलब इसका जो ग्रुप नंबर है वो है 5 माइनस लाइन्स 1 2 3 4 लाइन्स हमारे पास है एंड डॉट्स 0। तो इसका कैलकुलेशन हमें देता है +1, यानी मुझे इस पे चार्ज रखना चाहिए +1। और इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि इस पूरे बॉन्डिंग प्रोसेस में नाइट्रोजन की न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन थे उसके इक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। इस बॉन्डिंग प्रोसेस में उसका एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस कम हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। कितने लोग क्लियर हो गया? अब आप में से कोई बता सकता है कि ये पहले वाला फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि ये है, दूसरे वाले फॉर्मूले का क्या मतलब है? नहीं सेम है, पर आपको बुक्स में ये मिलता है, क्या मतलब हो सकता है? बुक्स वाले ये चीज क्यों नहीं लिख पाते हैं? वेरी गुड। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लाइंस नहीं होती है। मैंने आपको बार बार मना किया था ना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम तो इवन चार्ज में नहीं दिखा रहे, हम तो क्या कर रहे हैं, डॉट 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 ही दिखाते हैं। सिर्फ डॉट से ही होना चाहिए, तो ये जो आंसर है ये भी आपका जो फॉर्मूला वो भी डॉट बेस्ड ही होना चाहिए। तो अगर मैं लाइन माइनस डॉट्स लिख रहा हूं तो ये मेरा अपना मेथड है, क्योंकि मुझे और आपको क्विकली सॉल्व करना है इसलिए। और लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो एक्चुअल फॉर्मूला तो इसका ये है क्या, ग्रुप नंबर माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पर ये शेयर्ड और अनशेयर्ड फिर आधा करो ये करो, बहुत टाइम लगता है इसमें। इसकी जगह सिंपल तरीका है, लाइन गिनो, डॉट देखो, फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ गया। क्योंकि हम हमेशा डॉट लगा के स्ट्रक्चर नहीं बनाते प्रैक्टिकली। मैं एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करा रहा हूं आपकी, तो उसके अंदर कोई आपको डॉट डॉट गिनने का टाइम वाइम नहीं है आपके। तो लाइन गिनो, जल्दी से डॉट गिनो, आंसर में रखो, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और आपसे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें करने, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, ये बताइए मुझे H3O+ या मैं इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे चार्ज देखना चाहता हूं। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर, लाइन्स इसके अराउंड कितने, डॉट्स कितने, दिस हैज +1। समझ में आ गया? राइट। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होना चाहिए? माइनस, हाँ, मैं इसको क्या करूंगा, लाइन बता दूंगा सॉल्व करते वक्त। तो ग्रुप नंबर ऑक्सीजन का है 6, लाइन है 1, डॉट है 6, रिजल्ट इज, सो आई विल से दैट दिस इज OH माइनस। होप इट्स क्लियर? ठीक है। अब जरा मैं इसमें ले जाता हूं, हालांकि ये फॉर्मल चार्ज का केस नहीं है, बट इसका एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। इस पे क्या चार्ज होना चाहिए? कैसे आया? ग्रुप नंबर 6, लाइंस, डॉट्स, डॉट्स, रिजल्ट, इसलिए हम इसको लिखते हैं दिस इज O2 माइनस। समझ में आ रहा है? राइट। ये था एग्जाम्पल 2, ये था एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। लेट्स चेक वन मोर केस ऑफ दिस टाइप। इस पे बताइए, ग्रुप नंबर, लाइंस, it is called nitride ion. It is called nitride ion. होप आप समझ रहे हैं?
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ बनाते हैं ना, चलो। N पे आप 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, बिल्कुल सही है। 4 हाइड्रोजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, यहां तक सही है बिल्कुल। अब मैं डॉट लगा रहा हूं तो मुझे पता चलता है यहां 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या करना पड़ेगा? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। नहीं, समझ में नहीं आई बात। हमें वहां से, अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आ रहे हैं तो उसको पूरा बनाना पड़ेगा। बनाने के प्रोसेस में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लस चार्ज आएगा। वो दोनों तरफ से एक ही बात बोली जा रही है कि एक इलेक्ट्रॉन हट गया। प्लस चार्ज भी यही बता रहा है, इलेक्ट्रॉन हट गया। लुईस डॉट से आओगे तो भी आपका इलेक्ट्रॉन हट गया। नहीं, मुझे लिखना तो पड़ेगा ना। जैसे मैं NH4+ लिखूंगा, आपको तो तब पता चलेगा जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते बनाते आ रहे हो। आगे जाके मान लो एक लंबी सी इक्वेशन मेरे को लिखनी है, तो उस इक्वेशन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर थोड़ी बनाऊंगा मैं, नहीं। तो मुझे फिर डायरेक्टली आना चाहिए कि यहां मैं चार्ज कैसे लिखूं। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? वही क्वेश्चन था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सुस्त हो जाते हो जल्दी जल्दी। हर जगह इट इज वैलिड एवरीवेयर। क्या चीज? 8 में रख के 8 इलेक्ट्रॉन लगा के दिखाओ मुझे। हाँ हाँ, मैं मना थोड़ी किया है। आप मेरे किसी भी चीज का बुरा नहीं मानेंगे, सबसे पहली बात। हेलोजन के साथ रख सकते हैं हम उसको, क्योंकि हेलोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है और H डॉट में भी एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है। लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के डॉट्स हैं? उसमें तो एक ही डॉट है, जबकि ग्रुप नंबर के इक्वल डॉट्स होने चाहिए थे। दूसरी बात, इसको कार्बन के साथ भी रख सकते हैं, शायद आपको नहीं पढ़ाया गया। वो इसलिए रख सकते हैं कि कार्बन फैमिली के हर मेंबर के अंदर जितने होने चाहिए उसके आधे हैं। हाइड्रोजन में 2 होने चाहिए, उसके आधे हैं। तो हाइड्रोजन बड़ा वांडरिंग एलिमेंट है, ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 7 में भी आता है, ग्रुप 4 में भी आता है। लेकिन जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 में लेंगे, ग्रुप 7 या ग्रुप 4 के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है? क्यों? हम जो कर रहे हैं वो क्या है? बेसिकली ये सारा सीरियस एप्लीकेशन है, जिसमें उसके डॉट्स जितने बाहर लग रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है उसका। चार्ज आपको निकालने अभी। ओके, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन तीनों नाइट्रोजन्स के फॉर्मल चार्ज निकाल के बताएं। अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आ गए, ठीक है? यस, इस पे होगा -1, right? Now I want that if anybody of you could not solve this, then
टेल मी, किसी से भी नहीं हुआ प्लीज बताइए। सबसे सॉल्व हो गया? गुड। देखिए जिनसे नहीं हुआ बताने का काम आपका, आप बोलोगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और आप नहीं बोलोगे तो मैं आपकी नोटबुक में आके थोड़ी देख सकता हूं कि आपने क्या लिखा है। ईमानदार रहिए, फ्रेंडली रहिए, आपका काम हो जाएगा। इस पे बताइए। हाँ, हर एटम पे बताना है, कार्बन और दोनों नाइट्रोजन पे। कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, और अगर मैं डिटेल लाइंस बनाऊंगा तो ये दोनों H हटा के मैं इस पे 2 H और लगाऊंगा, मतलब ये, तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स इसमें है, तो ग्रुप नंबर 4, लाइंस 4, डॉट्स इस पे 0, इसका रिजल्ट 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस पे बात करते हैं, ग्रुप नंबर 5 है, लाइंस 4, डॉट 0, +1। एन पे बात करते हैं, यहाँ पे डॉट्स होने चाहिए थे। अब आप देखिए, एक सेकेंड, अब प्लीज सुनिए सभी लोग ध्यान से। मैंने क्या किया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं, मैंने आपको कूपर स्ट्रक्चर बना के दिया, उसमें डॉट्स नहीं दिए। तो अगर मैं, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनो, कूपर स्ट्रक्चर में अगर डॉट्स नहीं दिए हैं तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 8 के साथ कंप्लीटेड डॉट्स होने चाहिए, ये तो एक रूल है। कूपर स्ट्रक्चर के साथ डॉट्स लगा होना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है। अब देखिए छोटी क्लास में जब भी आपको अमोनिया सिखाया गया, आपको क्या बोला है, NH3 डॉट लगा के थोड़ी बताया था। H2O का फॉर्मूला कैसे सिखाया था, H2O डॉट लगा के थोड़ी बताया। ये भी उसी तरह का एक एक्सपांडेड कूपर स्ट्रक्चर है, इसमें डॉट्स नहीं लगे। तो जब भी कूपर स्ट्रक्चर आए आपको देखना है कि क्या एक जगह भी डॉट है, प्लीज सुनना ध्यान से, सिंगल एटम पे भी डॉट है तो आपको आगे डॉट नहीं लगाने। लेकिन अगर किसी भी एटम पे डॉट नहीं है तो आपको काउंट करके देखना है कि डॉट्स के हिसाब से 8 पूरे हो रहे नहीं हो रहे, राइट। तो इस एग्जांपल में देखिए कहीं भी डॉट नहीं था, ये मैंने आपको लिख के दिया था, इसमें कहीं डॉट नहीं लगा है। इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। लेट मी चेक विथ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे। विथ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे। विथ दिस नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जाके 8 पूरे हुए। अब मैं इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा। सो व्हाट इट शुड बी, ग्रुप नंबर, लाइंस 2, डॉट्स, डॉट्स 1 2 3 4, -1, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज 0। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं पर आनी चाहिए आपको। थर्ड क्वेश्चन, इस ऑक्सीजन पे ग्रुप नंबर 6, 2 लाइन्स 4 डॉट्स, रिजल्ट इज 0, इट्स वैल्यू इज 0। ये 0 इसके जैसा ही दिख रहा है, दिस इज 0। इस कार्बन पे 4 - 4 लाइन्स, दैट इज 0। इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे यू कुड गेट इट। ठीक है, आराम से हो गया सर। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
this oxygen, N, this O, and overall charge -1. मेरे ख्याल से क्लियर है? गुड. अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको हम करेंगे बाद में. नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है कि कैसे हम एरो को सीधे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक अभी डिस्कशन करता हूं. बोर्ड पे ये लिखना है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक सेल है और इसको मैं किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी रेजिस्टर जैसा कोई कंपोनेंट या रेजिस्टेंस ये मान लीजिए, इसके अक्रॉस ऐसे जोड़ देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा? आप बता सकते हैं कि ये माइनस से शुरू होके हाँ पॉजिटिव की ओर जाए, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो. वेल डिफाइंड है ये. चाहे हम यहां पढ़ें, कोटा में, दिल्ली में पढ़ें, टोक्यो में जाके पढ़ें, ठीक है, कैलिफोर्निया में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, पूरे वर्ल्ड में ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है. एवरीवन नोज दिस हैपेंस. तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है. दूसरा, मान लो मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये कुछ टैंक्स हैं, इन टैंक्स में वाटर फिल्ड है, या ये खाली है मान लीजिए, और मैं ये जो टैंक है इस टैंक का ये वाला वॉल हटा दूं, तो वाटर का फ्लो कैसे होगा? पहली बार तो फ्लो होगा नहीं होगा. हाँ, कोई ऐसा जादू मंत्र तो है नहीं यहाँ कि मैंने हटा दिया फिर भी वाटर एज ए कॉलम खड़ा है वहां पे. वाटर विल फ्लो. ओके, इफ इट फ्लोज देन इट विल फ्लो हियर, देन इट विल फ्लो हियर, देन लाइक दैट इट विल फ्लो डाउनवर्ड. ये डाउन की तरफ क्यों फ्लो हो रहा है? हाई एनर्जी से लो एनर्जी का, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है. एग्री? ये बहुत परफेक्ट सिस्टम है. हम कोटा में फ्लो ऐसे देख सकते हैं. ओके, कोटा नहीं तो हम चलो दिल्ली चलते हैं, वहां पे फ्लो उल्टा नहीं होगा कि टैंक हटाए तो पानी ऊपर चल के जाने लगा. ऐसा थोड़ी होता है. पूरे वर्ल्ड में फ्लो का यही मैकेनिज्म है. एग्री? गुड. अब सवाल आता है कि अगर ये इतने परफेक्ट है सिस्टम वाइज, तो केमिस्ट्री में कोई सिस्टम है या नहीं है, या केमिस्ट्री टोटल रैंडम है? केमिस्ट्री में भी इसी तरह के, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हमने देखा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने देखा, वैसा ही केमिस्ट्री के वर्ल्ड में भी इसी तरह के परफेक्ट रूल्स हैं जिनका कभी कोई वायलेशन नहीं होता है. ठीक है? वो कैसे नहीं होता, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं. पूरे यूनिवर्स में एक रूल अप्लाई होता है, वो ये कि हमेशा जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को हायर लेवल से लोअर लेवल पे लाना चाहता है. सिस्टम हमेशा लो एनर्जी पे रहना चाहता है. ठीक है? अगर आप इस बात को समझते हैं तो एक मॉलिक्यूल को जब आप देखेंगे तो वो इतना बड़ा नहीं होता. मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, हमें आंख से दिखता नहीं है, पर उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. और उसमें जो फ्लो है वो विद इन मॉलिक्यूल हो सकता है या बिटवीन मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन उसमें भी जो फ्लो होता है वो फ्लो परफेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, वो रैंडम नहीं होता है. ठीक है? और उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. जैसे इलेक्ट्रॉन की जो एयर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है. इलेक्ट्रॉन सेम होगा पर उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी. तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ फ्लो होता है. कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है? अब अर्थ पे देखिए, अर्थ पे लाइटनिंग होती है. जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्लाउड के सरफेसेस पे चार्जेस स्प्लिट हो जाती है.
और जब वो क्लाउड का लोअर सरफेस अर्थ की तरफ फेस किया हुआ होता है और चार्ज बिल्ड होता जाता है, बिल्ड होता जाता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि एयर का जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है उसको क्रॉस करके वो चार्ज पूरा फ्लो होकर अर्थ पे आ जाता है। चार्ज का नेचर है फ्लो होना, चाहे वो क्लाउड और अर्थ के बीच में हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हो, या वो बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो, चार्ज तो फ्लो होगा ही होगा। कितने लोग समझे? ये जो चार्ज का फ्लो है इसको केमिस्ट कैसे बोलते हैं? उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है पर कॉन्सेप्ट वही है। वो बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। अब क्योंकि ये कैसे हो सकता है बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना? चार्ज का फ्लो है, बिल्कुल फ्लो है, उसको अभी थोड़ी देर बाद आप सीखेंगे कि चार्ज फ्लो होता है। और इस बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग सीक्वेंस को आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कितने लोगों को समझ में आ गया परफेक्टली? अब एक केमिकल रिएक्शन को विजुलाइज करो कैसे कि बारिश के दिनों में बहुत तेज बिजली कड़की और इलेक्ट्रिसिटी अर्थ पे आई, लाइटनिंग हुई। वो बहुत बड़ा फॉर्म है। मॉलिक्यूल में जब ऐसा होता है तो उसका छोटा फॉर्म है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में बिजली कड़केगी तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। समझ में नहीं बात? ये कोई फिलॉसफी नहीं कर रहा हूं, यही मैं पूरे साल करूंगा जो अभी बता रहा हूं। मेरे पास भी टाइम नहीं है, जैसे आपके पास नहीं वैसे मेरे पास भी नहीं, मुझे भी सब चीजें करानी। ठीक है। दूसरी बात, आपने देखा इसमें अगर मैं एक स्विच रख के जैसे स्विच को ऑन करता हूं क्या होता है? करंट फ्लो होता है। ये जो चीज यहां हो रही है यही मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। जो अर्थ और क्लाउड के बीच में हो रहा है वो यहां भी हो रहा है स्विच ऑन करते ही, और जो उन दोनों में हो रहा है वो केमिस्ट्री में भी होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, चार्ज का फ्लो। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है सर हमको तो कभी बताया नहीं, हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी सीखा नहीं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से फ्लो होगा। आई फील वेरी टफ टू टीच यू पीपल। 5 वोल्ट 3 वोल्ट किधर फ्लो का डायरेक्शन है बताइए? ऐसे तो करंट फ्लो होता है। अगर मुझे दो मॉलिक्यूल लिए हैं और दोनों का पोटेंशियल का पता लग जाए या दो कंपोनेंट्स पे पोटेंशियल का पता लग जाए तो करंट कैसे फ्लो होगा? हाँ, वो आप बता सकते हैं, वैसे मैं भी बता सकता हूं। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है। अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो हम बता देंगे फ्लो कैसे होगा। तो केमिस्ट क्या करते हैं, इसके लिए इस तरह का एक सीक्वेंस यूज करते हैं, और ऑथर्स इसको नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन आप हायर क्लास में जाओगे तो इसे सीखोगे। नेगेटिव चार्ज केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव लोन पेयर पाई बॉन्ड डेल्टा प्लस एंड प्लस, दिस इज द सीक्वेंस इन विच दिस पोटेंशियल थिंग्स एग्जिस्ट। ठीक है। इसको आप हायर क्लास में जाएंगे तो एक टॉपिक आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ईएसपी। तो ईएसपी जब पढ़ते हो तब जब केमिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल पे जाके समझ में आता है कि यार वो जो हमें 9th क्लास में बता रहे थे वो ये चीज थी। तो केमिस्ट्री उल्टा चलती है, उसके सबसे जो क्लियर फंडामेंटल लॉजिक है वो सबसे लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, पहले उसके सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए हमें लगता है रटना है, रटने का सब्जेक्ट है, रटने का बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बताया? नेगेटिव लोन पेयर पाई डेल्टा प्लस प्लस। अब मुझे इस बेस पे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मैं लिखता हूं NH3 लोन पेयर एंड H प्लस तो बिजली कहां से कहां कड़केगी? या सर्किट का हायर और लो पोटेंशियल कौन होगा? दिस वन इज हायर पोटेंशियल and flow must take place from higher to lower. अभी कितने लोग क्लियर हैं? ठीक है। अब जरा सोचिए, फ्लो किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का। जो केमिस्ट्री में जो पार्टिकल चार्ज कैरी करके जा सकता है, चार्ज कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात ध्यान रखिए। या H पॉजिटिव होगा, पर H पॉजिटिव हम बाद में सीखेंगे। थ्रू आउट हमारे वर्ल्ड में केमिस्ट्री की कॉमन नोटेशन है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से दिखाया जाएगा, ऐसा मान लिया गया, और तब से हम सारे लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही चार्ज का फ्लो मानते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप जानो, आपको जो पढ़ा रहे हैं वो जाने, हालांकि मुझे पता है क्या है पर मैं यहां नहीं लाना चाहता। तो यहां हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हायर और लोअर पोटेंशियल कौन से है?
This one. What is this? Sigma bond, pi bond. Pi bond is at higher potential, plus charge is at low potential. फ्लो यहां से वहां होना चाहिए. एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए. फ्लो शुड टेक प्लेस फ्रॉम OH माइनस टू प्लस. अब आप देख रहे होंगे कि मेरा हाथ अचानक ऐसे गया और मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, क्योंकि अगला टॉपिक ही. अगला टॉपिक मतलब ये है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि फ्लो कहां से कहां होगा, पर मैं उस बात को किसी को बताऊंगा कैसे. जैसे मैंने ये लिख दिया, अब मेरे मन में तो एक आंसर आ गया इसका कि फ्लो होगा, कहां से कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे होगा. तो मैं अब जैसे मान लो मुझे अदना ने इसको बताना है कि मैं ये चार्ज का फ्लो हुआ, तो मैं SMS करूंगा इनको. SMS पसंद नहीं है तो WhatsApp कर दूंगा. क्या या क्या करूंगा, स्टेटस अपडेट कर दूंगा. आई हैव सीन चार्ज फ्लोइंग. तो केमिस्ट ने क्या किया, ये सब तरीके इस्तेमाल नहीं किए. उन्होंने कहा कि हम एरो लगा के दिखाएंगे कि चार्ज फ्लो होता है. अब वो एरो, अब क्या है, एरो आते ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि केमिस्ट्री में एक तरह का तो एरो होता नहीं है, बहुत सारे तरीके के एरो. जैसे ये एक एरो है, किसी को लगा तो दोनों तरफ ही एरो लगा दिए. ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को. किसी को लगा शाही वेस्ट क्यों करो, इंक क्यों, दोनों तरफ यही लगा दो, एक ही लाइन के दोनों तरफ लगा दो. ये क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाता है. कितने लोग एग्री कर रहे हैं. ऐसे अब आगे कुछ ऐसे एरो भी देखने को मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं कर्व्ड एरो. ये शो करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसे ये दिखाते हैं. अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं तब तो ये दिखाते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता होगा, तो फिर ये एरो भी आधा हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं फिशुक एरो, या इसको बोले डबली हेडेड एरो, सिंगली हेडेड एरो, जिसके दो हेड हैं, जिसका एक हेड है. को समझ में आ रही है बात. तो इस तरह के कई सारे एरो यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में, और भी होंगे, अभी हम उन पर बात नहीं कर रहे. फिलहाल हम कहेंगे कि ये जो एरो हैं डबली हेडेड और सिंगली हेडेड, इनका यूज हम करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज को दिखाने के लिए. यानी मेरा इंटेंशन है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के वहां ले जाओ, तो मैं कर्व्ड एरो लगा के दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया. कितने लोग समझ रहे हैं. राइट. अब अगर ये ऐसा है तो मैं करके दिखाता हूं आपको कि मैं कैसे रीड करता हूं और क्या चीज होनी चाहिए. उसके पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, वो ये है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स थे, मतलब नेगेटिव लोन पेयर, आई विल कॉल देम एज पाई इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स. कॉल देम एज पाई इलेक्ट्रॉन्स. आप कहोगे पाई बॉन्ड तो एक ही जगह लिखा आपने, सबको पाई इलेक्ट्रॉन बोला. The answer is these all are called pi electrons which can move. जो मूव कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई बॉन्ड उसका एक टाइप है. ठीक है. तो आपको क्या करना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में बदलना पड़ता है फ्लो करते वक्त, या फिर आप बदलोगे बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो करते वक्त. लेकिन ये हमेशा होना चाहिए हायर टू लोअर पोटेंशियल. मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल. हायर टू लोअर पोटेंशियल हमेशा फ्लो होगा. समझ में आ रहा है. तो अब मान लो मुझे यहां पे रिएक्शन करानी है, कैसे कराऊंगा. मैं सबसे पहले देखता हूं इसमें पाई कंपोनेंट्स कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं. तो इधर तो मुझे दिखता है नेगेटिव चार्ज, और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो पाई के ग्रुप में ही आता है, वो है प्लस चार्ज. तो हायर पोटेंशियल पे कौन हुआ, लो पे कौन हुआ. क्या करना पड़ेगा, एरो को शुरू करूंगा नेगेटिव से, ले जाऊंगा पॉजिटिव.
इट मीन्स आई विल शो लाइक दिस। अब ये एरो लगा, इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन बता रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज यहां से यहां हो रहा है। ओके, जब वो यहां से यहां होगा तो क्या आउटकम आएगा? मैंने बताया था पाई कंपोनेंट को बॉन्ड में बदल देंगे, ये तो लिखा था, पाई इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में बदल देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मैं बॉन्ड में बदल दूंगा H के साथ, ये ठीक है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि जब भी हम एरो को ऐसे घुमाते हैं फॉर्मल चार्ज वेरी हो जाता है। एरो लगाने का मतलब है चेंज इन फॉर्मल चार्ज। देयर इज ए consequence of applying the arrow. The consequence is that after flowing of electron, the charges are disturbed. So there must be some outcome of charges also, disturbance of charges also. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जहां टेल है उस जगह पे जो आउटकम आया है वहां पे प्लस लगा देंगे, और हेड जिस जगह जा रहा है आउटकम पे वहां पे माइनस लगा देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग टेल कहां पे था? O पे था, इस O पे, और यहां ऑलरेडी क्या चार्ज था? माइनस। एग्जीक्यूशन टेल का किया हमने, उसकी वजह से क्या आया? प्लस। यहां पे ऑलरेडी क्या था? प्लस, और हेड ने क्या ला के दिया? माइनस। अब इसको क्या प्लस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल करने के बाद यहां कुछ बचा नहीं। दैट्स हाउ वी शो अ रिएक्शन। हाउ मेनी अंडरस्टूड? रिएक्शन लिखते वक्त फॉर्मल चार्जेस की वेरिएशन को एरो के एग्जीक्यूशन की वजह से जो चार्जेस आ रहे हैं उनसे बैलेंस करना होता है। होप इट्स क्लियर? तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन वहां पे पूछता हूं, ठीक है? देखिए, इसको आप लिख लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अभी इसको कुछ करो। बताइए क्या करेंगे इसको? एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूं जिससे आप इसको मीनिंगफुली समझ सकें। सबसे पहले आपने चार्ज देखा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हायर पोटेंशियल पे कौन? लो पे कौन? गुड। तो क्या करना चाहिए? हायर टू लोअर फ्लो कराना चाहिए। अब फ्लो कराने का इंटेंशन एसएमएस नहीं करूंगा, एरो लगाऊंगा, एरो लगा दिया। इस इंटेंशन को रियलाइज करके दिखाऊंगा कि नहीं इसका कुछ हुआ। क्या हुआ? जब भी एरो लगेगा तो पाई कंपोनेंट्स को हम बॉन्ड में बदल देंगे, या बॉन्ड यूज कर रहे हो तो उससे पाई कंपोनेंट में बदल देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू बॉन्ड। तो मुझे बॉन्ड लगाना है इस कार्बन और उस कार्बन के बीच में। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस पे थे वो स्ट्रेच हो गए दोनों कार्बन के बीच में। यही एरो ने हमें बताया है कि आप फ्लो कराइए। फ्लो कराने से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहां आ गए, ये फ्लो होके वो यहां आ गए, ठीक है। अब चार्जेस लगाने मुझे कैसे लगाऊंगा? ओरिजिनली क्या चार्ज था यहाँ पे? माइनस। ओरिजिनली यहाँ क्या चार्ज था? प्लस। टेल की वजह से क्या आया? और हेड की वजह से क्या आया? अब क्या इस प्लस माइनस को लिखना हमें? नो, न्यूट्रल करके हमने कैंसिल कर दिया, यहां भी कैंसिल कर दिया। ये इसका आउटकम है, रिजल्ट है, ठीक है। एक और देखिए, अब आपकी निगाहें क्या ढूंढनी चाहिए? वेरी गुड। लोन पेयर इज ए हायर पोटेंशियल साइट, ठीक है ना, एंड प्लस चार्ज लो पोटेंशियल साइट। करना क्या है? हाई टू लो फ्लो कराना है। वेरी गुड। तो मैंने हाई टू लो फ्लो करा दिया एरो लगा के। कितने लोग समझे? देखिए, आप अगर सोच रहे हैं बुक में मिलेगा तो फॉरगेट दैट, ठीक है। मैंने मेरी लाइफ में पूरा केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने का ही काम किया। ये सब चीजें हायर लेवल पे जाके क्लिक होती है कि अच्छा ये अपन को ऐसे करना है।
ठीक है, अगर 12 तक मैं केमिस्ट्री पढ़ के पढ़ाने बैठूंगा तो ये कभी इम्पॉसिबल है. आई विल नेवर टीच यू दिस. दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ केमिस्ट्री एप्लीकेशन. तो ये जो चीज आपको मिल रही है ना, ये अकेले इसी की कीमत 1 लाख रुपए है. तो आपकी फीस तो आज ही आपको वापस मिल गई है. ऑल राइट. हाँ, पर एंथुसियास्ट तुम नहीं है, लो मरियल हो चुके हो. यस सर कर रहे हो, नो सर कर रहे हो? अच्छा ठीक है, जान है अभी. ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा डाल दिया? इधर. और क्या किया मैंने? ऐसे बोला पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने बोन में बदला. नाउ टेल. टेल मस्ट बी गिविंग यू ए प्लस चार्ज. हेड शुड गिव यू ए माइनस चार्ज. देयर वाज ऑलरेडी ए प्लस. सो व्हाट हैपेंस? दीज टू आर कैंसल्ड. और ये देख लीजिए, यहां कुछ नहीं रखना आपको. होप यू आर गेटिंग इट. गुड. तो आप इसको लिख लो, फिर मैं और एग्जांपल करा रहा हूं. ओके. अब आपको मैं कुछ एरो लगा के बता रहा हूं, आपको इसे ट्रांसलेट करना है. ठीक है, अगर आप सीख गए हो तो आप कर पाएंगे उसको. प्लीज लिखने की आदत फास्ट रखो, छोटे बच्चों की तरह ना लिखो. लर्निंग छोटे बच्चों की तरह करनी है, लिखना बड़े लोगों की तरह है. हियर इज ए ट्रांसलेट फॉलोइंग एरोस. ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं. क्यों किया ये सवाल नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेट करना है. हाइपोथेटिकली भी हो सकता है. ठीक है, तो आप पोटेंशियल ना देख के आप सिर्फ एरो का मतलब करके दिखाओ वहां पे.
ओके, मेरे आंसर्स ऐसे रहेंगे. फर्स्ट आई विल शिफ्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल पुट द चार्जेस. ये कितने लोग राइट है? जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टेल के चार्ज को मैं बीच में छोड़ूं या कार्बन पे छोड़ूं. हमेशा चार्ज का ओनर कौन होता है? एटम होता है, स्पेस थोड़ी होता है. और 2 एटम के बीच में तो स्पेस है, तो स्पेस पे नहीं छोड़ेंगे चार्ज. चार्ज जो क्रिएट होगा दैट मस्ट बी शोन ऑन द एटम. तो टेल की टुवर्ड्स जो एटम है, टुवर्ड्स, वो ये वाला कार्बन है, इसलिए इस पे प्लस और इस पे माइनस दिखा है. ये कितने लोग राइट है? एक बार वापस बताइए. आपके राइट नहीं हुआ? कहाँ गलती हुई? अच्छा, अभी समझ में आ गया. ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, फिर आप ही करो. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे शो करता हूं, व्हाट शुड आई डू? और गुड. और बॉन्ड कम करूं नहीं करूं? एक बॉन्ड कम हो जाएगा. कितने लोग समझते हैं ये सही है? वेरी गुड, इज अ करेक्ट आंसर. मैंने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड को फ्लो करा दिया उस तरफ. यह है कहने का मतलब. यहाँ जो मैसेज मैंने ट्रांसलेट किया वो क्या है कि इस बॉन्ड को फ्लो करा दिया. बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा के इस कार्बन पे ले गया. देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, तभी आप बुक समझ पाओगे, अपना दिमाग लगा पाओगे. ये टाइम वेस्ट की तरह ना लें इसको, ठीक है? दिस इज द स्ट्रेंथ, ताकत इसी से आएगी. यहां पे मैंने एरो लगाया नहीं था. हाँ, वेरी गुड. अब आपने दिमाग लगा लिया कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, एरो ऐसे लगेगा. हाँ, डबल बॉन्ड आ जाएगा. अब उस डबल बॉन्ड का आउटकम क्या है? प्लस पे यहाँ माइनस भी आएगा, प्लस तो पहले से था, हेड की वजह से माइनस आ जाएगा और एन पे प्लस आ जाएगा. इसको मैं न्यूट्रलाइज करके हटा देता हूं. ये किसी के राइट था? वेरी गुड, गुड. अब यहां सोचिए कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करता हूं. तो यहां पे ये जो प्लस लगा था, हाँ, वो एन पे था. वेरी गुड. और उसको मैंने ब्रैकेट लगा के हाइड किया था ताकि आपको कंफ्यूज करो. लेकिन अब तक आप इतना सीख चुके हो कि ये प्लस चार्ज का ओनर एन है, ये आप बता सकते थे. तो आपको ये करना था कि इन दोनों को हटाकर इस प्लस को यहां लगा देते पहले, हाँ, एन पे. फिर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, ये प्लस था, ये वाला हेड माइनस आ गया और एच पे कुछ नहीं रहा, उस पे प्लस आ जाएगा. इसको मैं हटा देता हूं. ये इसका रिजल्ट आना था. कितना लोग समझे? हाँ, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा स्मार्ट सोचे तो उसको ये भी दिखता कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो फ्लो होके गए हैं. हाँ, भले ना दिखाओ दिखाओ, दोनों बात सही है. दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा है. समझ आ रहा है? गुड. अब बताइए यहां पे क्या किया. इसमें एक नहीं 2 एरो यूज कर ली. एन, हाँ, मैं पहले इसका स्केलेटन बना देता हूं जिससे मुझे इजी लगे. NH2. ये टेल पे मैं प्लस लगा देता हूं. ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में बदल दिया और ये एरो कह रहा है कि इस बॉन्ड को हम इधर ले गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन शिफ्ट हो गई, इस कार्बन पे आ गए. अब यहां पे माइनस था, इस टेल का प्लस भी आ गया और यहां पे सिर्फ माइनस आया है. तो मतलब मैं इसको ज्यादा अच्छे से ऐसे लिख सकता हूं. कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल. परफेक्टली. ठीक है. अब ऐसे काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो हम धीरे धीरे करके आगे फेस करेंगे. तो फॉर्मल चार्ज का एरो से क्या रिलेशन है बताइए? एरो लगने के बाद टेल पे फॉर्मल चार्ज प्लस डेवलप हो जाएगा और हेड पे माइनस डेवलप. गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं आज की क्लास से अब आप इतना ही है. आप इसको नोट